तो अगला स्टैंडर्ड है जो अपना SS701, दैट इज कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखिएगा की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ क्या होता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि ये जो की ऑडिट मैटर्स का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के केस में एप्लीकेबल है। अगर आप लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर हो तो आपको कंपल्सरीली की ऑडिट मैटर्स अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना होगा, और अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हो तो आपकी मर्जी है, यू मे इंक्लूड और यू मे नॉट इंक्लूड ए की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। बट आखिरकार होता क्या है यह की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ, तो देखना particularly what the standard says, what is the concept of key audit matter para, that जो भी ऑडिटर का कम्युनिकेशन होता है दोस्त शासित गवर्नेंस के साथ, जो भी ऑडिटर का कम्युनिकेशन होता है दोस्त शासित गवर्नेंस के साथ, ऐसे 260 कहता है दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू दोस्त शासित गवर्नेंस। तो पहले क्या होता था बिफोर दिस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड, दैट जो भी ऑडिटर और दोस्त शासित गवर्नेंस के बीच कन्वर्सेशंस होती थी वो बंद दरवाजे में रहती थी, मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ भी पता नहीं चलता था उन कन्वर्सेशंस के बारे में, राइट, दैट यूज्ड टू टेक प्लेस इन द क्लोज्ड डोर्स। बट अब ट्रांसपेरेंसी को क्या करना है, अपने को इनहेंस करना है ना, ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करना है और जितना हो सके उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहना है। सो दैट इज व्हाई SS701 आया और क्या बोला कि आपका जो भी कन्वर्सेशन TCWG के साथ होता है, जो भी कम्युनिकेशन TCWG के साथ होता है इन एज पर SS260, उनमें आपको जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर्स लगते हैं, उनमें जो आपको सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर्स लगते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल मैटर हो, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड हो या डिस्क्लोज ना हो, तो वेदर इट इज अ फाइनेंशियल मैटर और ए नॉन फाइनेंशियल मैटर, आउट ऑफ द कम्युनिकेशन टू TCWG जो भी आपको सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बातें लगती हैं आप उसे अपने की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में इंक्लूड कीजिए, ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी उन चीजों के बारे में पता चले, और वहां पे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी क्या पता चले, ऑडिट प्रोसेस का आइडिया लगे, दैट हाउ द ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ क्या है, those matters that in the auditor's judgment were of the most significance in the audit of financial statements of the current period, those matters that in the auditor's judgment were of the most significance in the audit of financial statements of the current period, and this are selected from the matters communicated with those charged with governance, ठीक है। अब particularly के हमको ऑब्जेक्टिव क्या है, to enhance the communicative value of the auditor's report and to provide greater transparency, to provide additional information to the intended users of financial statement, ताकि उनको भी सिग्निफिकेंट मैटर्स का आइडिया लगे, उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। टू असिस्ट इंटेंडेड यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। अब ऑडिटर जब उन सिग्निफिकेंट बातों के बारे में यूजर्स को बताएगा तो यूजर्स भी एंटिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड ए बेसिस टू फर्दर एंगेज विद मैनेजमेंट एंड TCWG अबाउट सर्टेन मैटर्स रिलेटिंग टू द एंटिटी। तो पार्टिकुलरली स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कि जब तुम ऑडिट करोगे, तुम जब रिस्क जब तुम ROMM आइडेंटिफाई करोगे, रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करोगे, जब तुम मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स वगैरह को देखोगे करोगे, पूरा ऑडिट करोगे, और जो भी सिग्निफिकेंट बातें तुम दोस्त शासित गवर्नेंस को कम्युनिकेट करोगे, तो तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर तुमको जो सबसे सिग्निफिकेंट बात लगता है वो सारा तुम क्या करो कि ऑडिट मैटर्स में कम्युनिकेट करो। उससे एक तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा, यूजर का अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगा, और दूसरा उनको ऑडिट प्रोसेस का आइडिया लगेगा कि हाउ द ऑडिट इज बीइंग कैरिड आउट। तो की ऑडिट मैटर्स का मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑडिटर डिस्क्राइब करता है, मतलब एक कहानी की तरह डिस्क्राइब करता है। मान लो सपोज रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कोई इशू मिला, कोई अनसर्टेनिटी मिला, तो ऑडिटर बताएगा कि ऑडिट मैटर्स में कि तुमको पता है ऑडिट करते वक्त मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्निशन में अनसर्टेनिटी मिला, फिर मैंने क्या किया, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, फिर वो अपने किससे अपना ऑडिट प्रोसेस डिस्क्राइब करेगा, दैट व्हाट वे द ऑडिट प्रोसीजर्स आई फॉलोड, किस तरीके से फिर मैंने उस रिस्क को मिटाया, किस तरीके से मैंने उस रिस्क को मिटिगेट किया, उस रिस्क को एलिमिनेट किया। तो पूरा ऑडिट का जो कहानी है कि भाई मेरे को किस प्रकार से रिस्क मिला, मैंने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, मैंने कैसे रिस्क कम किया, वो सारा की ऑडिट मैटर्स में आ जाएगा, ताकि यूजर का अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाए। अब मान लीजिए लेटर से सर आपने कोई रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मान लीजिए मैनेजमेंट ने उसे करेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब आप क्या दोगे, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे then that will not come in the key audit matters paragraph। अब लॉजिक क्या है कि भाई अगर तुम किसी मैटर को ऑलरेडी बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन में डाल चुके हो तो दोबारा से उसको की ऑडिट मैटर्स में डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन है वहां पे।
कि अगर किसी मैटर के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी तुम क्या कर चुके हो, मॉडिफिकेशन ओपिनियन इशू कर चुके हो, तो वो ऑलरेडी तुम ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर रहे हो इन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैराग्राफ। तो अगर ऑलरेडी तुम उसे ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर ही रहे हो एक पैराग्राफ में, तो दोबारा से उसके लिए तुमको केएएम में डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो वो एक केएएम का सब्स्टिट्यूट हो गया कि अगर आपने किसी मैटर के रिस्पेक्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करा है तो आपको केएएम में उस चीज को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मान लीजिए गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी है, तो एक चीज बताना यार, अगर गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी है तो यार वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? सिग्निफिकेंट है। ऑडिटर ने उसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट भी किया रहेगा, बट अगेन उस मैटर को भी की ऑडिट मैटर्स में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका डिस्क्लोजर गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में ऑडिटर ने ऑलरेडी कर दिया है। तो अगेन वहां पे अपने को की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में उस चीज को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो दिस आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ की ऑडिट मैटर्स। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं सर की ऑडिट मैटर्स के? तो जो भी सिग्निफिकेंट बात है आप क्या कर रहे हो, ऑडिट के वक्त आइडेंटिफाई कर रहे हो। मान लीजिए इंपेयरमेंट लॉस के रिगार्डिंग कुछ हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में कुछ हो गया, मैनेजमेंट के जजमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स। तो अगेन की ऑडिट मैटर्स अपन कहां से डिटरमाइन करते थे? फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। बट यार टीसीडब्ल्यूजी को तो मैंने बहुत सारी बातें कम्युनिकेट करी है, तो उनमें से कौन सी बातें सिलेक्ट करूं मैं? अब उससे मैं कैसे डिटरमाइन करूं? तो आई विल हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग। मेरे को 3 बातें कंसीडर करनी होंगी। सबसे पहला मेरे को देखना होगा कहां ROMM ज्यादा है, कहां रोम ज्यादा है, कौन से मैटर्स में रिस्क ऑफ मैटरल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, जिसको मैंने 315 के हिसाब से आइडेंटिफाई किया रहेगा। दूसरा मैं ये देखूंगा कहां कहां जजमेंट इन्वॉल्व है, कहां कहां जजमेंट इन्वॉल्व है, कहां कहां ऑडिटर का जजमेंट इन्वॉल्व है, कहां कहां मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है। और तीसरा पार्टिकुलरली मैं देखूंगा क्या पूरे साल भर में कुछ भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स वगैरह राइज हुए थे क्या पूरे साल भर में कुछ भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स वगैरह राइज हुए थे क्या, और ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं या ट्रांजैक्शंस हैं जो साल भर में हुए थे। मान लीजिए कोई एमलगमेशन हुआ था क्या, कोई मर्जर हुआ था क्या, तो ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं या ट्रांजैक्शंस हैं जो साल भर में हुए थे। अब इसे कंसिडर करने के बाद हर एक की ऑडिट मैटर जो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा, हर एक की ऑडिट मैटर के रिस्पेक्ट में ऑडिटर 3 बातें बताएगा। कौन सी 3 बातें? सबसे पहले देखो, की ऑडिट मैटर कैन बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइनेंशियल मैटर और इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू ए नॉन फाइनेंशियल मैटर। तो इफ इट्स विद रिस्पेक्ट टू ए फाइनेंशियल मैटर, तो साथ ही साथ रेफरेंस देना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मैटर कहां डिस्क्लोज की गई है। दूसरा, ऑडिटर को यह बताना पड़ेगा कि उस मैटर को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों माना गया था, और दूसरा ऑडिटर को यह बताना पड़ेगा कि उस मैटर को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों माना गया था, और तीसरा ऑडिटर को यह बताना पड़ेगा कि फिर ऑडिटर ने उस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया था, कि ऑडिटर ने उस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया था। ठीक है, अब जब ऑडिटर की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करेगा तो उसका लैंग्वेज क्या रहेगा, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या रहेगा? तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट दैट की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं, पहले वो बता दो कि की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड एंड दिस मैटर्स वर एड्रेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल एंड इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर्स। अब एक चीज क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि यार जो मैटर्स है ना, जैसे मान लो इंपेयरमेंट लॉस, उसके ऊपर मैंने की ऑडिट मैटर्स के अंदर एक इंपेयरमेंट लॉस का हेडिंग दे दिया और उसके बारे में बता रहा हूं मैं, तो भाई मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा इंपेयरमेंट लॉस के ऊपर। आई एम नॉट गिविंग एनी ओपिनियन ऑन दैट, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंट इशू आई आइडेंटिफाइड एंड द ऑडिट प्रोसीजर आई परफॉर्म। और मान लो ऑडिट करते वक्त मेरे को कोई की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो क्या करेंगे? तो बोला भाई अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिला तो कहां से लेके आओगे, तो जबरदस्ती पैदा तो करोगे नहीं, तो तुम की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में क्लियरली लिख देना देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो अगर कोई भी की ऑडिट मैटर आपने डिटरमाइन नहीं किया है तो आप पैराग्राफ में बता दीजिएगा की ऑडिट मैटर्स का कि हमारे पास कोई की ऑडिट मैटर्स नहीं है टू कम्युनिकेट, वी डोंट हैव एनी की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। और फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे कि आपने किसी मैटर को मान लीजिए की ऑडिट मैटर डिटरमाइन किया बट फिर भी आप उसे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंस होंगे जिसमें आपने किसी मैटर को की ऑडिट मैटर डिटरमाइन किया बट आप उसे ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट नहीं करोगे? बोला 2 चीजें हैं। बोला सबसे पहला, लॉ ने मना कर दिया भाई, लॉ ने मना कर दिया कि वैसे मैटर के बारे में पब्लिकली डिस्क्लोजर नहीं देना है। कोई सेंसिटिव मैटर है, लॉ ने मना कर दिया कि इन मैटर्स के बारे में पब्लिक में डिस्क्लोजर नहीं देना है। मान लो कॉस्ट इंफॉर्मेशन, अब कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट बट लॉ मना करता है कि भाई कॉस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में पब्लिकली नहीं बताना है।
तो वहां पे कहानी खत्म हो गई, उस मैटर के बारे में आप की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करोगे। और दूसरा, लॉजिकली समझो की ऑडिट मैटर्स को इंक्लूड करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, पब्लिक बेनिफिट। बट अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके बारे में बताने पर जो बेनिफिट मिलने वाला है उससे ज्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा, तो भाई तुम मत बताओ, है ना। तो इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर अगर डिटरमाइन करता है दैट मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट बिकॉज द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस वुड आउटवे द पब्लिक बेनिफिट, तब वहां भी आपने उस मैटर को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना है। बट ये कंडीशन तब अप्लाई नहीं होगी अगर एंटिटी ने खुद ही उस मैटर का डिस्क्लोजर दे रखा है। तो अगर एंटिटी ने खुद ही उस मैटर के बारे में पब्लिकली डिस्क्लोज कर रखा है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि एंटिटी तुमने खुद ही बता दिया, तब मुझे बताने में क्या फरेज है, मुझे बताने में क्या दिक्कत है। तो ये दो सर्कमस्टांसेस हैं कि जब ऑडिटर मैटर को डिटरमाइन करेगा एज ए की ऑडिट मैटर, बट उसे ऑडिटर्स रिपोर्ट में कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो छोटा सा स्टैंडर्ड है की ऑडिट मैटर। आप देखना ऐसे 260 भी लग रहा है, 315 भी लग रहा है, 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का जो स्टैंडर्ड है वो भी लग रहा है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, डिस्क्लेमर, कि अगर ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है तब की ऑडिट मैटर्स नहीं आएगा, यानी वहां पे 705 का पार्ट भी लग रहा है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए बढ़िया से।